हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़। और आपका काम क्या है, इस मैप पर आप इसको लोकेट करें और जो जगह है उनको अच्छे से याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है इस वीडियो का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां जाकर आप क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे एक वेबसाइट पे जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। रिसेंटली शेवलुक का वॉल्केनो काफी एक्टिव हो गया और ये कहां पर है आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इज इट पार्ट ऑफ रशिया? Kamchatka Peninsula is situated in the far western part of Russia. Kamchatka Peninsula is bounded by Sea of Okhotsk to the west and Pacific Ocean to the east. अब ये लोकेशन वाइज क्वेश्चंस है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये शेवलुक वॉल्केनो रशिया में ही है, एक्टिव हो गया अचानक, तो न्यूज में आया। और ये कमचटका पेनिनसुला में ही स्थित है जहां पर बहुत से ऐसे वॉल्केनोज हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। लेकिन ये जो पेनिनसुला है ये रशिया का फार ईस्ट है, ना कि फार वेस्ट। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैप को देखेंगे जहां आपको मुझे बताना है कि क्या कमचटका पेनिनसुला सी ऑफ ऑक्सफोर्ड टू द वेस्ट है और पैसिफिक टू द ईस्ट है, या ये अलग कहानी है। ये एक मैप के थ्रू देखेंगे ताकि आप ऐसे क्वेश्चन फिर कभी गलत ना करो। अगला क्वेश्चन क्या करता है, ये बात करता है कुर्स्क के बारे में। कुर्स्क लगातार न्यूज में था, पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कुर्स्क किससे जुड़ा हुआ है। असल में कुर्स्क का वो रीजन जो लेबनान इजराइल के बीच में है, अर्मीनिया अजरबैजान के बीच में है, रशिया यूक्रेन के बीच में है, इसके बारे में बताइए। और मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में हो रहा है, बीएसएफ और श्रीलंकन आर्मी के बीच में हो रहा है, या यहाँ पर K9 जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। 2024 इसका 25वां एडिशन है। क्या इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है? और आपसे पूछा जा रहा है क्या, सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर इन द 3 स्टेटमेंट्स। मुझे बताइए कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। इनमें केवल एक स्टेटमेंट असल में करेक्ट है, जहां दोनों की आर्मीज ने K9 को डिप्लॉय किया था। याद रखिए, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, तो उसकी आर्मी के साथ प्रैक्टिस करने के चांसेस बहुत कम है। अब पहली बात पे आते हैं कि मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, कुर्स्क कहां पर है? कुर्स्क रशिया का एक रीजन है जिसके ऊपर हाल में ही यूक्रेन ने काफी स्ट्रांगली काउंटर अटैक किया था। ये काउंटर अटैक क्यों हुआ? देखिए, नॉर्मली हमें पता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, उनके डोनबास के इलाके पर, लुहांस्क के इलाके पर, खार्किव के आसपास, इवन कीव के कुछ इलाकों पर एक समय में रशिया का कब्जा बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन हुआ यह कि अब रिसेंटली यूक्रेन ने दोबारा रिटेलिएट किया है और उस जवाबी हमले में उन्होंने रशिया के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया, और उनमें इलाका है कुर्स्क का। कुर्स्क में ही वो 2 जगह जहां सुमी और सुत्जा है, जहां पर यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया। तो सुत्जा, सुमी, इसकी बात अगर होती है तो कहां की बात हो रही है? रशिया की किस रीजन में? कुर्स्क के रीजन में। दूसरा बेलगोरोड अगेन एक रीजन था जहां रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के इलाके में और कुछ हिस्से उनके कब्जा किए थे, तो ये जगह न्यूज में थी। तो कुर्स्क, बेलगोरोड, सुत्जा, सुमी, लुहांस्क, खार्किव, ये कहाँ है? रशिया यूक्रेन के बीच का इलाका है। खासतौर पे कुर्स्क और बेलगोरोड तो रशिया के पार्ट है, जिनमें सुत्जा और सुमी के ऊपर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। ये वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, जो मैंने मित्र शक्ति की बात की, ये राजपूताना राइफल्स गई थी वहां पर, जो इंडियन आर्मी का पार्ट है, ना कि बीएसएफ जो पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आती है। तो बीएसएफ का जाने का चांस ऐसे ही खत्म हो जाता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और ये 10th एडिशन था, ना कि 25th एडिशन। ठीक है, तो ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडियन और श्रीलंकन आर्मी के साथ। तो याद रखिए, बीएसएफ, एसएसबी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ना कि आर्मी फोर्सेस। तो ये अलग है। श्रीलंका की कॉन्टिजेंट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है गजबा रेजिमेंट, और दोनों ने अपने K9 को डिप्लॉय किया था ताकि दोनों देश जो है आपस में काउंटर इंसर्जेंसी के बारे में साथ मिलकर प्रैक्टिस कर पाए। ये ही एम था इस पूरे के पूरे मिशन का। और अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जहां मैंने बात की शेवलुक वोल्केनो की, जो रशिया में रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया 7.0 रिक्टर स्केल पर, जिसके बाद ये वोल्केनो एक्टिव हो गया। ये उनका नॉर्दर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जो कामचाटका क्राई रशिया का पेनिनसुला है वहां पर स्थित है। तो कामचाटका क्राई कहाँ है? रशिया में है। और इसका सबसे एक्टिव वोल्केनो स्ट्रक्चर कोई है तो वह है शेवलुक। शेवलुक रशिया में है, कामचाटका पेनिनसुला के ऊपर है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? मैंने आपको पहले बताया, रशिया के फार ईस्ट में। ये इंडिया का मैप अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये इंडिया का वेस्ट है, ये इंडिया का ईस्ट है। उसी प्रकार से इंडिया का फार ईस्ट अगर हम देखें तो इधर की दिशा में होगा। ठीक उसी तरह रशिया के मैप की ईस्ट की तरफ है कामचटका पेनिनसुला, और बिल्कुल ये सी ऑफ ऑक्सफोर्ड और पैसिफिक ओशन के बीच में है। तो देखिए, पहले कहां पर कामचटका पेनिनसुला है वो देखो। रशिया का मैप आपने देखा होगा, यहां पर जापान है। ठीक है, जापान के ऊपर आप अगर देखो तो कुरिल आइलैंड्स आते हैं छोटे छोटे, ये रहे, यहां देखिए कुरिल आइलैंड्स, और उसके ठीक ऊपर ये पेनिनसुला रशिया का है, इट इज कॉल्ड एज कामचटका पेनिनसुला। और यहीं पर आपका शेवलुक का
वॉल्केनो है जिसमें विस्फोट हुआ था। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे आपको गीजर मिलते हैं जहाँ से आप थर्मल एनर्जी भी डेवलप कर सकते हैं। ग्लेशियर्स है, असल में फार ईस्ट जो रशिया का है वो जमा रहता है साल भर मोस्टली, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्टेड सा होता है। ये है कमचटका पेनिनसुला। नीचे कुरिल आइलैंड्स है जिसके बीच में विवाद है रशिया और जापान के बीच में। कहा जाता है कि अभी तक रशिया और जापान एक युद्ध की स्थिति में है क्योंकि इन्होंने कभी भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी तक सीज फायर साइन नहीं किया है। इन आइलैंड्स की वजह से विवाद अभी तक बना ही हुआ है। तो ये कमचटका पेनिनसुला है बिल्कुल रशिया के फार ईस्ट में। यहीं पर आपको सी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, इधर पैसिफिक ओशन है, इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट था वो था। और इसी कमचटका पेनिनसुला पर शिवलुक है, और जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पर ऑलरेडी बहुत से आपको गीजर्स देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए, ये कमचटका पेनिनसुला, यहाँ है सी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसके आप देख सकते हैं वेस्ट में, और ईस्ट में इसके पैसिफिक ओशन, ऊपर बेरिंग सी है, और नीचे सैखलिन और कुरिल आइलैंड्स है जहाँ पर मुख्य रूप से विवाद किसके किसके बीच में है, रशिया और जापान के बीच में। तो ये हमने समझा ये पूरा इलाका कहाँ कहाँ पर है, क्या इसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, क्या रेलेवेंस है इसकी। अब आते हैं एक बार इस कमचटका पेनिनसुला को ढंग से देखते हैं किस रीजन में। अब देखो, रशिया का जब आप मैप देखते हो, एक बहुत बड़ी कंट्री है जो यहाँ आपको अलास्का से टच होते हुए यूरोप तक जाती है। यहाँ उरल माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं इस रीजन में, जो रशिया के यूरोपियन पार्ट को एशियन पार्ट से अलग करते हैं। और जब हम ईस्ट के पार्ट में जाते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ बेरिंग सी जो यूएसए और रशिया के बीच में है। देन यू हैव यहाँ पर कमचटका का इलाका आ गया, यहाँ कुरिल आइलैंड्स है, इधर सैखलिन आइलैंड्स है, यहाँ पर है सी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये है नॉर्थ पैसिफिक। तो ये जो एक डिफ्रेंसिएशन है कहाँ पर कौन सी ओशन एक बॉडी है, ऊपर लैप्टेव सी है जो आर्कटिक सर्कल के पास आता है, यहाँ पर ईस्ट साइबेरियन सी है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस, इंपॉर्टेंट जो सीज हैं वो आपको याद रखनी ज़रूरी है कहाँ पर क्या है, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज करो तो याद रहे कि भाई मैप में कहाँ पर क्या है, कहाँ पर सैखलिन आइलैंड्स है, कहाँ पर कुरिल आइलैंड्स है, कहाँ पर सी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। अब इस वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। असल में ये 7.0 रिक्टर स्केल पे एक अर्थक्वेक आया जिसके बाद आपको वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला रशिया के कमचटका के रीजन में, जिसको हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अब ये रशिया का नॉर्दर्न मोस्ट वॉल्केनो है असल में, और जो बहुत बुरी तरह विस्फोट यहाँ पर हुआ। असल में कई मेजर इरप्शंस यहाँ पर पहले भी देखे गए हैं इतिहास में, और इसने एयर ट्रैफिक को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। एक बहुत बड़ा विस्फोट था। अब इस रीजन की खास बात है, इसे वैली ऑफ गीजर्स कहा जाता है। काफ़ी बड़ी बड़ी वैलीज गीजर्स यहाँ पर होते हैं, और इसीलिए एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कमचटका में बहुत स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी है, कॉनिफरस फॉरेस्ट है, तुंद्रा का रीजन है आसपास, तो यहाँ बहुत सारी ब्राउन बेर की पॉपुलेशन देखी जाती है। और ऑक्सफोर्ड और पैसिफिक के बीच में बसा हुआ इलाका काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्स है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। लगभग 160 से ज़्यादा वॉल्केनोज यहाँ पर है, उसमें 29 एक्टिव वॉल्केनोज है, मतलब एक हाईली वॉल्केनिकली, जिसे आप कह सकते हैं सेंसिटिव रीजन है। अब देखो, जापान भी पास में है जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे वॉल्केनोज एक्टिव रहते हैं, आसपास अर्थक्वेक होता रहता है। तो उस रीजन से आप देख सकते हो कि भाई उसके ठीक ऊपर कमचटका का रीजन है जो रशिया का पार्ट है। दूसरा टॉपिक पे आते हैं। देखिए, रशिया की हमने बात कर ली, कमचटका कहाँ पर है हमें पता लग गया, ठीक है। कुर्स्क का रीजन कहाँ है, बोल्गोडोर कहाँ पर है, बेरिंग सी कहाँ पर है, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पर है, सी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहाँ पर है, ये आपको आइडिया लग गया। अब आते हैं रशिया के एक और पड़ोसी चाइना के पास। चाइना का विवाद लगातार है 9 डैश लाइन पर, लेकिन 9 डैश लाइन पे अचानक से देखा गया कि थोड़ी सी और चाइना ने अपने आप को पुश करना स्टार्ट कर दिया है। फिलीपींस के कुछ शिप्स को रोका गया, कहा जा रहा है उनका एक्सीडेंट होते होते रुका है। तो 9 डैश लाइन के आसपास जो इंपॉर्टेंट जगह हैं वो हमें रिवाइज करनी जरूरी हो जाती हैं। जैसे गल्फ ऑफ टोंकिन का है, मैंने बार बार आपको बताया है, वियतनाम के साथ यहाँ है गल्फ ऑफ टोंकिन, जो अक्सर कहा जाता था कि इनके बीच में रिजॉल्व हो चुका था इसकी बाउंड्री, लेकिन अचानक चाइना ने गल्फ ऑफ टोंकिन को दोबारा क्लेम कर लिया है। इसके अलावा देखो, ये है स्कारबोक शोल, पैरासेल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, इन सभी इलाकों के ऊपर लगातार विवाद बना हुआ है। जेम्स शोल, जिनको चाइना क्लेम करता है, जिनके ऊपर बाकी यहाँ की जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वो भी क्लेम करते हैं। असल में कहानी ये है कि अगर आप देखो 9-9 को, तो एक तो क्लेम है चाइना का और दूसरा क्लेम है बाकी देशों का। जैसे आपको पता है कि अनक्लॉज के अंदर ये रूल होता है कि कोई भी देश जिसकी बाउंड्री समुद्र से लगती है, उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यानी वो हिस्से होते हैं जिनके ऊपर वो देश चाहे तो कोई भी खनन कर सकता है, अगर उनको कोई रिसोर्सेज मिलते हैं तो उस पर्टिकुलर देश के होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब चाइना कहती कि भाई 200 नॉटिकल माइल्स का रूल भूलो, ये पूरा का पूरा इलाका हमारा ही है। 9 डैश लाइन हिस्टोरिकली आइलैंड हमने ही डिस्कवर किए थे, सबके सब हमारे ही हैं, इसलिए यहाँ पर विवाद इन सभी देशों के बीच में बना हुआ है। स्कारबोक शोल की बात हो, स्पार्टली की बात हो, पैरासेल की बात हो, जेम्स शोल की बात हो, ये विवाद कहाँ पर है,
तो साउथ चाइना सी में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और चाइना के बीच में है, जिसमें फिलीपींस है, वियतनाम है, ब्रूनी है, मलेशिया है, वियतनाम है। इन सब के अपने अपने क्लेम्स हैं और उनका क्लेम्स डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आता है किसके साथ? चाइना के साथ। फिलीपींस को लेकर अभी रिसेंट और विवाद यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा, तो हमने 9-9 को पढ़ा। अब बात आती है ICGS सुजय की। सुजय असल में जो इंडिया का कोस्ट गार्ड है उनका एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल मतलब जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पर कुछ शिप्स जाकर पेट्रोलिंग करते हैं ताकि उन इलाकों पर कभी कोई जैसे नाव के थ्रू कोई अटैक ना करते। इनके अंदर नेविगेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं ये। तो यहाँ रिसेंटली अभी इंडिया ने कोशिश की कि जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के साथ अपने संबंधों को और स्ट्रॉन्ग करें और वहाँ पर हम मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाएं। तो ये उस वजह को लेकर भी न्यूज़ में था, एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाना। तो जब मैं इंडोनेशिया की बात करता हूँ तो कहाँ है असल में इंडोनेशिया? यहाँ पर इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया में भी इंडिया असल में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है लगातार। उस पोर्ट का नाम क्या है? सबांग पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है विद इंडोनेशिया। और यहीं पर हमारा ऑफशोर जो पेट्रोल व्हीकल है सुजय, इसके बारे में वहाँ से बात आती है। और इंडोनेशिया एक और वजह से न्यूज़ में था क्योंकि देखिए इंडोनेशिया और मलेशिया का जो रीजन है यहाँ आपको दिखते हैं ओरंगुटान। अब ओरंगुटान क्या होते हैं भाई? ये होते हैं असल में ओरंगुटान। ये केवल मलेशिया और इंडोनेशिया में मिलते हैं। और एक टर्म उभर के आया था ओरंगुटान डिप्लोमेसी। ये असल में शुरू किया था इंडोनेशिया और मलेशिया ने, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया में ही ओरंगुटान मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी तक इनकी जो सिचुएशन है IUCN के हिसाब से वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रेड लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। ओरंगुटान के बोरियन, सुमात्रन, तोनोपली यही इन्हीं इलाकों में मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते। ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस होती है इनके पास, लोग दुनिया भर से इन्हें देखने जाते हैं। तो असल में एक ही ऐसे जीव हैं जो इस इलाके में पाए जाते हैं। तो ये देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डिप्लोमेसी को पुश करने के लिए। असल में इंडोनेशिया और मलेशिया अपने रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी इकोनॉमी के बढ़ावे में, एक्सपोर्ट करना, चीज़ों का इस्तेमाल करना और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं देना। ये कुछ आरोप इनके ऊपर लगातार लगते रहते हैं। प्लस पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे भी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचता है। और इसीलिए वो ओरंगुटान का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो वाइट वॉश कर सके अपने ऐसे कदमों को, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया गया है कि जो ओरंगुटान डिप्लोमेसी मलेशिया कर रहा है कि भाई पाम ऑयल की वजह से जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है उसकी वजह से कई देशों में कहा जाता है कि इनसे पाम ऑयल मत लो या फिर ये सही नहीं है प्रकृति के लिए। उससे खुद को बचाने के लिए मलेशिया ने ये ओरंगुटान डिप्लोमेसी को पुश करना स्टार्ट कर दिया है। और यही वजह है कि वो अपनी इमेज सही करना चाहते हैं, सॉफ्ट पावर को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे चाइना पैंडा डिप्लोमेसी करता है उस तरह से। लेकिन इसका एक विरोध भी देखने को मिला है बाकी देशों के द्वारा कि भाई आप कंजर्वेशन के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। बाकी देशों ने कम, NGOs ने ज़रा विरोध किया कि आप कंजर्वेशन पे भी तो काम करो। भारत टाइगर या लायन की बात करता है तो हम उनके कंजर्वेशन पे बहुत फोकस करते हैं, जबकि मलेशिया केवल यूज़ करना चाह रहा है ओरंगुटान की इमेज को अपने आप को क्लीन करने के लिए। तो मलेशिया कहाँ है? इंडोनेशिया के पास ही रहा मलेशिया, जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंडोनेशिया, मलेशिया ये वो रीजन है जहाँ पर ओरंगुटान्स मिलते हैं और वो अपने आप को एक इमेज क्लीनिंग की तरह इसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो ओरंगुटान डिप्लोमेसी की जब मैं बात करूँ तो बात होगी किसकी? मलेशिया की, जो इसको पुश करना चाहता था। किससे सीखते हुए? चाइना की पैंडा डिप्लोमेसी से सीखते हुए। कहाँ का रीजन है ये? साउथ ईस्ट एशिया का। विवाद किन के साथ है इनके? चाइना के साथ भी विवाद है। किस लिए विवाद है? 9-9 के आसपास। अब इसके बाद आते हैं एक इंडियन ट्राइब के बारे में जो कहाँ लोकेटेड है ये जानेंगे, जो है हाकी पीकी ट्राइब। अब हाकी पीकी ट्राइब रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। कई तेल बनाने वाली कंपनियों ने क्लेम किया कि भाई ये तेल जो है हाकी पीकी ट्राइब का है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो हाकी पीकी ट्राइब मुख्य रूप से आपकी कर्नाटका और तमिलनाडु के रीजन में स्प्रेड आउट है। एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है जो कन्नड़ा में जिन्हें बर्ड कैचर कहते हैं, वही मतलब हुआ हाकी पीकी। तो असल में जो गुजरात राजस्थान से वहाँ आए और वहाँ से आकर ये शिवमोगा, देवनागरी और मैसूर के इलाके में कर्नाटका में आके रहने लग गए। तो ये शेड्यूल 5 के अंदर आते हैं और मैट्रियार्कल सोसाइटी है इनकी। और जो सबसे बड़ा बेटा होता है अपने बाल तक कट नहीं करता आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इनकी भाषा भी इंडो आर्यन भाषा है। जो सदर्न इंडिया में रहते हैं जहाँ आसपास केवल द्रविडियन भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनके बीच में ये इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं। इनकी मदर टंग वागरी है, कभी कभी कन्नड़ा का इस्तेमाल भी करते हैं। वागरी बोली एक ट्राइबल लैंग्वेज के तहत देखी जाती है। यूनेस्को ने इनको एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में से एक लिस्ट किया हुआ है हाकी पीकी। और क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ लॉज हैं तो ये अक्सर हंटिंग से लेकर कभी कभी कुछ मसाले या फूल ऐसी चीज़ें बेचते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कुछ और कंपनियां करना चाहती हैं अपने प्रोडक्ट को इनके साथ जोड़ के, जिनमें इनका कोई रोल नहीं है। इसी वजह से ये चीज़ें न्यूज़ में रह रही है। और ये मोस्टली नॉन वेजिटेरियन ट्राइब है और
हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं, हिंदू फेस्टिवल्स को मनाती हैं, लेकिन न्यूज़ में रही कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से तो कहाँ पर है, कर्नाटका में, इस रीजन में पाई जाती है हाकी पीकी ट्राइब। आगे बात करते हैं G4 नेशंस की, जहां उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। G4 में कौन कौन से देश हैं? G4 में जर्मनी है, इंडिया है, ब्राज़ील है और जापान है। इन 4 देशों ने आखिर क्या इनको ज़रूरत पड़ी ऐसा बोलने की? ये 4 देश चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में इनको भी परमानेंट सीट मिले, बाकी P5 कंट्री की तरह। P5 कंट्री कौन कौन सी हैं? P5 है वो देश जिनके पास यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है। वो है USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना। और ये G4 जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील, जापान चाहते हैं कि हमें भी एक इक्वल स्टे मिले ग्लोबल अफेयर्स में, यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिले, जो इनको अभी तक नहीं मिल पाती। इनका कहना है यूएनएससी जो है इल इक्विप्ड है, यहाँ विवाद बहुत सारे होते हैं, ये ऑपरेट ठीक से नहीं कर पाता, तो आप इसको डेमोक्रेटाइज करो। डेमोक्रेटाइज मतलब दुनिया की ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर है उनके लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जैसे जापान है उसको रिप्रेजेंटेशन मिले, इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिले, ब्राज़ील को रिप्रेजेंटेशन मिले, जो अभी तक नहीं मिल पा रही है। इसके लिए 4 कंट्री साथ आती हैं और इनकी डिमांड होती है G4 की फॉर यूएनएससी परमानेंट सीट। अब यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं। पहला सेशन 1946 में हुआ इनका, और ये कोशिश थी कि 15 मेंबर का एक ग्रुप होगा जिनमें 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट होंगे, जो कि हर 2 साल पे चुने जाएंगे और जिनमें आप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको रीजनल बेसिस पे चुना जाता है, अलग अलग रीजन से, जिनमें से 5 अफ्रीका और एशिया से, 1 ईस्टर्न यूरोप से, 2 लैटिन अमेरिका कैरेबियन स्टेट से और 2 वेस्टर्न यूरोप से चुने जाते हैं। तो उसके बीच में G4 की डिमांड है कि भाई हमें जो है आप परमानेंट सीट दे दो सिक्योरिटी काउंसिल की। G4 में कौन सी कंट्रीज है? इंडिया। क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसको पुश करना? क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली एक बहुत बड़ा सिर रखती है ग्लोबल अफेयर्स में, और राइटफुली उसको वो सीट वो डिजर्व करती है। आगे साउथ चाइना सी की टेंशन की मैंने बात की। स्कारबोग शोल कहाँ पर है, स्पार्टली आइलैंड कहाँ पर है, पैरासिल कहाँ पर है? तो देखिए ये जो आप ब्लू देख रहे हैं डॉट, ये असल में वो लाइन है जिसे मैं कह रहा था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हर देश का कहाँ तक फैला हुआ है। चाइना कहता है भाई आप सबकी ये जो 9 डैश लाइन है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी है ये हमारा ही है, हम अनक्लॉज की बात को यहाँ नहीं मानेंगे। तो इसी कारणवश ये लगातार सीधा कॉन्फ्लिक्ट में आता है। तो ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट चाइना या और इन देशों का नहीं है, असल में साउथ चाइना सी से बहुत सारा ग्लोबल ट्रेड पास होता है, और यहाँ पर लगातार बढ़ते विवाद की वजह से जो चीज़ें मूव करती हैं, गुड्स ट्रेड, इनको बहुत नुकसान होता है। इसलिए इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सही तरीके से आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी यहाँ पर एक अपने आप को कंट्री पुश ना करे, जैसे चाइना यहाँ पे कर रही है, अपनी जो ट्रेड और मिलिट्री पावर है उसका गलत इस्तेमाल ना करे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ग्लोबल पावर्स यहाँ पर अपने आप को स्ट्रांगली बोले कि भाई जो लेन्स, फ्री लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो प्रोटेक्टेड रहें और ट्रेड को कोई नुकसान ना हो। तो ये इस वजह से साउथ चाइना सी में अगर कोई भी टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल ट्रेड को बहुत नुकसान पहुंचता है। रिसेंटली हमने देखा रेड सी के आसपास जब हौती रिबल्स ने हमले करने स्टार्ट कर दिए तो रेड सी के आसपास ट्रेड डिसरप्ट हो गया, और जो ट्रेड इस तस्वीर से देखिए यहाँ से आता था, ये इसको अब यहाँ पीछे से केप ऑफ गुड होप से घूम के आना पड़ा। तो कितना ज़्यादा नुकसान व्यापार को हुआ ग्लोबली। और ये जो स्थिति अब साउथ चाइना सी में होती रहती है जहाँ विवाद पनपते रहते हैं, इससे अगेन ट्रेड को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे बचाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये बात हो गई साउथ चाइना सी की, और कहाँ पर वो आइलैंड्स हैं, क्या वो लोकेशन है, हमने डिस्कस कर ली। पैरासिल आइलैंड, वुडी आइलैंड, सूबी रीफ, फीरी रीफ, ये कुछ और नाम है जो आपको याद रखने हैं। पैरासिल स्पार्टी तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ और नाम जैसे सूबी रीफ, फीरी क्रॉस रीफ, गेफन रीफ, मिस्चीफ रीफ, जॉनसन रीफ, क्वार्टरन रीफ, ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि चाइना यहाँ पर एक तरह से और आर्टिफिशियल आइलैंड भी बिल्ड करना शुरू कर रहा है, जिससे वो क्लेम कर सके कि भाई ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं, आपका तो है ही नहीं। इसलिए ये यहाँ पर एक समस्या नई खड़ी हो रही है जिससे निपटना हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स के लिए, दुनिया के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो नाम है स्पार्टली, पैरासेल, गेवन रीफ, मिस्चीफ रीफ, जॉनसन रीफ, क्वार्टरियन रीफ, सूबी रीफ, फेरी क्रॉस रीफ, ये रीफ्स आपको याद होने ज़रूरी है। अभी कहाँ पर है साउथ चाइना सी में, विवाद की जगह क्या है वो भी पता लग गया। अब क्यों रेलेवेंट है भाई? क्योंकि यहाँ से बहुत सारा ट्रेड पास होता है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी है जहाँ पर चाइना का मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड और उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, जहाँ भारत बहुत मजबूती से अपने आप को कदम जमा के यहाँ पे खड़ा है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि इसका एक रेलेवेंस है जिसको हमें बचाना है। बाकी एक बार फिर मैं आपका ध्यान रखूँ उस इलाकों में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कुर्स्क, बेलगोरोड और ब्रियांस्क कहाँ पर है?
यूक्रेन रशिया के आसपास का रीजन जो आपको ध्यान रखना है कहां पर है, क्या इसकी रेलेवेंस है। ठीक है, अब कुर्स्क, अगेन कुर्स्क का नाम हमने देखा, कहां पर कुर्स्क है, कुर्स्क के ऊपर क्या हुआ, यहां पर अटैक यूक्रेन ने बढ़ा दिया। और इन इलाकों में सियाम परसेल के आसपास डिनेपर और डॉन रिवर भी यहाँ बहती है। हमने पिछले हफ्ते इसको डिस्कस किया था, ये कहानी हुई। यूएनएससी के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में बातें की हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो या इसका पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स बैच के लिए भी, टैलेंट बूस्टर का वीडियो चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ जाइए, वहाँ से इसका वीडियो डाउनलोड करिए। और बाकी हमारा PW ओनली आईएएस ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करिए, जहाँ से आपको मिलेगा ढेर सारा कंटेंट जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।